डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है ना। मैं विशाल। और आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना, उन सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल्स में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई भी स्टैटिक जीके का अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, है ना, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही जो पीवाई के होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के, तो डिजिटल हेल्थ केयर को सुलभ बनाने के लिए ई सेहत ऐप जो है वो कहां लॉन्च किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? ई सेहत ऐप की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये जो ई सेहत ऐप है, इसको जो लॉन्च किया है, कहां पर लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या रहने वाला है कि आपको ध्यान रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री हैं। कौन है ये? है ना, उमर अब्दुल्ला का नाम ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, उसको सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया है। नाम क्या है? ई सेहत। क्या नाम है? ई सेहत। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला लॉन्च, है ना। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है? तो श्रीनगर और जम्मू, दो राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की, ध्यान रखिएगा। उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो मनोज सिन्हा का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025, ये है क्या चीज? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। क्या है? एक ब्यूटी कंपटीशन है, एक सौंदर्य प्रतियोगिता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। और अगर मैं बात करूं तो अभी 2025 में ये जो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल जो है, इसे कौन जीता है? तो इसे जीता है अनुराधा गर्ग ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप यहां पे देख पा रहे हैं अनुराधा गर्ग को, और इन्होंने ही जीता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ? मिसेज। क्या लिखा हुआ है? मिसेज। तो ये जो प्रतियोगिता है, ये है तो सौंदर्य प्रतियोगिता, लेकिन ध्यान रखिएगा इस प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो शादीशुदा महिलाएं हैं वही इसको पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अगर मैं अनुराधा गर्ग की बात करूं तो ये कहां से हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम से हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं तो इनकी एक बेटी भी है। ठीक है, ये एक बेटी की मां भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इस कंपटीशन को जीता है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट कि ये कंपटीशन हुआ कहां पे था? तो ये जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, चीन के शेनज़ेन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल जो ये प्रतियोगिता है, इसको जीतने वाली ये पहली भारत की विजेता है, यानी कि भारत की पहली महिला बनी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी चीज भारत की हो तो, और वो भी पहली हो, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस पार्टिसिपेट किन किन देशों ने किया था? तो लगभग 80 देशों से भी ज्यादा देश, मतलब के जो देश हैं, उनके कैंडिडेट जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट किए थे, यानी ये अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ट्रेन में एटीएम की बात कर रहे हैं। आपने कभी आज तक कभी देखा है ट्रेन में एटीएम? कभी नहीं देखा है। उल्टा ऐसा होता है ना कि अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हो, हमारे पास कैश ना हो, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ट्रेन के अंदर तो आपको पता ही है कि चलते टाइम पे अगर आपके पास कैश ना हो, और अगर आपकी यूपीआई प्रॉब्लम हो, या फिर कभी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो आपको लेन देन में बड़ी समस्या होती है। क्योंकि ट्रेन चल रही है ना, तो कभी नेटवर्क आता है, कभी नहीं आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है वो कौन बना है? बीओएम, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम यहां पर। किसकी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। अब यहां पे ना एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम ये बात करते हैं आपसे कि ट्रेन का नाम क्या है। भाई, जिस ट्रेन के अंदर लगाया गया है उस ट्रेन का नाम क्या है? और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस एटीएम को लगाया है और कौन सी ट्रेन के अंदर? तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस की बात करूं तो ये एक इंटरसिटी ट्रेन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को नासिक जिले के मनमाड से जोड़ती है और नाम क्या है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। अगर आप सिर्फ इतना याद रख लेंगे ना, पंचवटी एक्सप्रेस, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग इस ट्रेन को पंचवटी पंचवटी एक्सप्रेस के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वो एटीएम है जो लगाया गया है, ध्यान से देखिए वो इस एटीएम को, है ना। ये जो एसी कोच होता है ना, जो मतलब अपने जो ट्रेन के अंदर जो एसी डिब्बे होते हैं, उसके अंदर इस एटीएम को लगाया गया है। अब आप समझ गए होंगे एसी कोच में लगाने का पर्पज, क्योंकि देखिए मशीन है तो ये हीट नहीं होनी चाहिए, है ना, ये ठंडा रहना चाहिए। कभी गए आप एटीएम के अंदर पैसा निकालने के लिए, तो आपने देखा होगा वहां पे एटीएम के अंदर एसी लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ताकि वो मशीन हीट ना हो, है ना। अच्छा, कुछ एटीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो अभी आपने करंट में पढ़ा है और जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, जो पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है वो कहां पर? हैदराबाद में। भारत का पहला राइस एटीएम आपको ध्यान रखना भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के अंदर है। फिर भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है किसने लॉन्च किया था? वो लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। तो ये एटीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये तो होगी करंट की चीज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पहला एटीएम, मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया का पहला एटीएम जो है वो कहां पर लगाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है लंदन में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1967 में लगाया गया था। एक ब्रिटिश बैंक थी, नाम था उसका बार्कलेज। क्या नाम था? बार्कलेज ने लगाया था। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि भारत में पहला एटीएम कब लगा था, तो भारत में जो पहला एटीएम लगा था, है ना, ये लगाया गया था मुंबई में। और ध्यान रखिएगा इसको भी एक ब्रिटिश बैंक ने लगाया था, है ना, उसका नाम है एचबीसी बैंक। ठीक है, एचबीसी ने लगाया था। कब? 1987 में लगाया था। तो भारत में एटीएम और दुनिया में एटीएम पहली बार कब लगा था और कहां पे लगा था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर ये जो प्रैक्टिकल है ना हमारा ट्रेन में एटीएम लगाने वाला, अगर ये सफल हो जाएगा ना, तो फिर बाकी के बहुत से ऐसी ट्रेनें हैं जिसके अंदर लगाया जाएगा, अगर ये प्रयोग हमारा सफल रहता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेन है ना, अभी जब तेजस, जो मतलब वंदे भारत जब ट्रेन चल रही थी, तो उसमें तेजस जो करके पहले थी, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब वंदे भारत हो गया, तेजस हो गया, ये सब जो ट्रेनें चल रही थी, हुआ क्या था, इसके अंदर लगे हुए हेडफोन कोई निकाल ले गया, कोई इसकी एलईडी स्क्रीन निकाल ले गया। तो देखते हैं कोई इसको ना निकाल के लेके चला जाए, है ना। अपने भारत में, इंडिया में ये भी तो समस्या है कि ट्रेन के अंदर जो वॉशरूम होता है ना, उसमें भी जग को बांध के रखते हैं सब। क्यों रखते हैं मालूम है आपको? इसलिए रखते हैं कोई जग लेकर के ना उतर जाए, फिर दूसरा वाला जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको ध्यान हो तो ट्रेन के अंदर लाइट, पंखा, ये सब चोरी ना हो, इसलिए इन सबको किस पे? डीसी पे, मतलब डीसी मोटर और सारी डीसी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती, ताकि ये अगर आप चुरा के लेके भी आए ना, तो आपके किसी काम नहीं आए ये। चलिए, मतलब चुराने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चुरा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुरा ले जाते थे पहले ट्रेन से पंखे और ट्यूबलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हीमोफीलिया दिवस जो है ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये फिक्स है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं हीमोफीलिया दिवस की बात करूं तो इस बार की थीम क्या है 2025 की? एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ये इस बार की थीम है। अच्छा, हीमोफीलिया दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर, जो एग्जाम में पूछता है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है, यानी अगर माता को है तो बच्चों को होना ही होना है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात कहूं तो इसे शाही रोग भी कहा जाता है। अच्छा, इसे शाही रोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंदर, मतलब बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, आपको पता ही है किसका राज था? इंग्लैंड का राज था। हमारे ऊपर हम मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड की एक महारानी है, महारानी विक्टोरिया, नाम आपने सुना होगा, महारानी विक्टोरिया का नाम आपने सुना होगा। तो जो महारानी विक्टोरिया है ना, इनको भी सेम यही बीमारी थी, हीमोफीलिया की। समझ में आया? और इसीलिए क्या कहा जाता है, इस रोग को शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि भाई खानदानी, मतलब आप समझिए ना, महारानी को हुआ है तो इसका मतलब शाही परिवार, इसीलिए इस रोग का नाम भी शाही रोग कह दिया गया है। अच्छा, इस रोग के अंदर होता क्या है? तो रक्त का जो थक्का होता है ना, वो नहीं जमता है। अच्छा, रक्त का अगर थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? भाई रक्त का अगर थक्का नहीं जमेगा
तो रक्त जो है वो सीधा शरीर के बाहर निकलता जाएगा और रक्त की कमी से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे केसेस जितने भी हैं हीमोफीलिया वाले में, अभी तो मतलब बहुत सी चीजें मिल जा रही है, बहुत सी सुविधा प्रोवाइड है। पहले के टाइम पे जिसको मतलब हीमोफीलिया था ना, वो अगर उसको कहीं पे भी चोट लग जाए तो उसका मृत्यु जो है वो तय है, वो बचता नहीं था, किसी भी कीमत पे नहीं बचेगा, क्योंकि उसके अंदर रक्त का थक्का जमता ही नहीं था। और रक्त का थक्का नहीं जमता है तो वो खून जो है सब बाहर निकल जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूं उस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलिएगा। देखिए, रक्त का थक्का नहीं जमता मतलब जो ब्लड होती है ना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपके पैर के अंदर अगर चोट लग गई है, ठीक है, सपोज ये आपका पैर है ना, और अगर आपको घुटने में या कहीं पे भी चोट लग गई है तो आपने देखा होगा यहाँ से खून तो निकलता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ना बहुत ही डार्क सा ना एकदम स्किन जो होती है मोटी सी हो जाती है ना, खून जो होता है एकदम जम जाता है, उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से, है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो इस बीमारी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, इस बीमारी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के की कमी से, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग, तो आपको ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक और दिवस देखिए, वो दिवस कौन सा है, वो है विश्व आवाज दिवस, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉइस डे। तो वर्ल्ड वॉइस डे या विश्व आवाज दिवस है जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर हुआ है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान, यानी अगर मैं कहूं इसको तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पायलट ट्रेनिंग स्कूल की बात कर रहे हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा। इसका उद्घाटन जो किसने किया है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसका उद्घाटन कहां पर, तो अमरावती में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अमरावती है आंध्र प्रदेश वाली अमरावती नहीं है, ये महाराष्ट्र के विदर्भ में जो अमरावती है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो अमरावती, अगर कभी कभी होता है ना, आपने तो अमरावती पढ़ लिया, पता चला वहां पे राज्य दे दे, वहां पे दे दे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में दे दे महाराष्ट्र, और आप कंफ्यूज हो कि अमरावती तो हमने पढ़ा था, तो आंध्र प्रदेश मत टिक करके आइएगा। राज्य ध्यान रखिएगा, राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, और ये जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश नहीं महाराष्ट्र वाला है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं अगर मैं, तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने क्या किया है, अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। किस एयरपोर्ट का, अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। साथ ही क्या किया इन्होंने, विदर्भ में अमरावती शहर में ही पायलट ट्रेनिंग स्कूल का भी उद्घाटन किया है ना। आप यहां पर देखिए ये उद्घाटन कर रहे हैं, पीछे अमरावती एयरपोर्ट का आपको लोगो दिख रहा होगा, है ना, पोस्टर दिख रहा होगा, और ये है बगल में एकनाथ शिंदे और ये है देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और इन्होंने ही क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किसने किया ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल है, आपको ध्यान रखना है, इस पायलट ट्रेनिंग स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इस पायलट ट्रेनिंग स्कूल के अंदर 34 जो है वो ट्रेनिंग विमान उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रेनिंग विमान किस लिए, सिखाने के लिए, और हर साल 180 पायलट जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी 23वें 23rd विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की हम बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस मतलब विधि आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन बने हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का नाम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं ये विधि आयोग क्या है, ये लॉ कमीशन क्या है। देखिए, विधि आयोग जो है, ये लॉ कमीशन है ना, ये क्या करती है, जो केंद्र सरकार होती है ना, केंद्र सरकार को एडवाइस देने का काम करती है। केंद्र सरकार को क्या काम करती है, एडवाइस देने का काम करती है। अच्छा, एडवाइस देती है किस संबंध में, तो आपको ध्यान रखना है कि कानून या विधि से संबंधित कोई भी लॉ है, कोई भी बिल है, उसमें कुछ उससे संबंधित कोई मुद्दे हैं, है ना, उस पर सलाह देने का काम कौन करता है, तो ये विधि आयोग करता है। ठीक है, और वहीं पे आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि अभी जो 23वां विधि आयोग है ये क्या करने वाला है, तो ये जो आपने काफी एक चर्चा में था, एक क्या यूसीसी आपने सुना होगा,
है ना। यूनियन सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये जो सॉरी यूनियन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं, यूसीसी, तो इस आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर डिटेल रिव्यू देना और इसके ऊपर जो सुझाव देने का काम कौन है, ये विधि आयोग करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो सदस्य बनते हैं ना, वो सदस्य ऐसे हर कोई नहीं बनेगा, इसके जो सदस्य बनेंगे वो रिटायर्ड जो जज होते हैं, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उन्हीं को इसका सदस्य बनाया जाता है, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं, दिनेश माहेश्वरी बने हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहली चीज तो ये जो 23वां विधि आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1 सितंबर 2024 को हुआ था। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए गठन हुआ था, यानी ये 31 अगस्त 2027 तक के लिए गठित किया गया है 23वां विधि आयोग, ये आपको ध्यान रखना है, 3 साल के लिए इसका गठन हुआ है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है दिनेश माहेश्वरी जी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है और 2023 में ये भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। और मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं 2016 में, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश 2018 में बने थे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप आरओ एआरओ का एग्जाम देने जाएंगे, है ना, या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की एग्जाम के अंदर अगर आप बैठते हैं, एमपीपीसीएस में या आरएएस के एग्जाम में या फिर बीपीएससी में, है ना, या यूपीपीएससी में या यूपीएससी में, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपसे एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां पे कथन दे दिया और पूछ दिया कि भैया पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा, चौथा, अब बताते रहिए कि इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो इसलिए आपको ये पॉइंट आपको सारे ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो किसके, मेघालय और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, 2023 में रिटायर हुए हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आपको डिटेल में ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मैकाले का नाम, 1834 में। लेकिन ये उस टाइम पे ना, ये जो भारत था आजाद तो था नहीं, है ना, ये तो अपना पूरा भारत था नहीं। आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के जो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, एमसी सीतलवाड़ बने थे, 1955 की बात कर रहे हैं, 1955 में। वहीं पे पिछली बार जो यानी 22वें विधि आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन बने, ऋतुराज अवस्थी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, 23वें के कौन बने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। चलिए वहीं पे एक पॉइंट और यहां पर देखिए, यहां पे 2 और नाम आपको दिख रहे हैं, अरुण पल्ली। अरुण पल्ली काफी चर्चा में थे, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्या बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, चीफ जस्टिस बनाए गए। और एक हरीश टंडन का नाम आपको ध्यान रखना है, ये ओडिशा जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखना है। ऋतुराज अवस्थी तो आपको ध्यान रखना है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां आयोजित होगा। तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसका जो तीसरा संस्करण जो आयोजित होगा वो नॉर्वे में होगा। और नॉर्वे में भी कहां पर, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कहां पर, नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है वहां पर आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। चलिए हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसे आप एडजस्ट कीजिएगा, मैं और सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो आपका शिखर सम्मेलन है भारत नॉर्डिक देशों के बीच जो तीसरा संस्करण है, ये 15 और 16 मई 2025 में आयोजित होने वाला है। मई में ध्यान रखिएगा, अभी अप्रैल चल रहा है, अगले महीने। फिर नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है वहां पर होने वाला है। भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच, देखिए नॉर्डिक देशों की संख्या कितनी है, 5 नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश के अंदर 5 देश आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कौन कौन से हैं वो 5 देश, तो देखिए अगर आप ग्लोब उठा करके देखेंगे या फिर कोई भी अगर आप मैप उठा करके देखेंगे वर्ल्ड का, तो यहां ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये जो बीच वाला यानी ये वाला जो हिस्सा है सबसे उत्तरी हिस्सा, यहां पे है ये नॉर्डिक देश। तो नॉर्डिक मतलब नॉर्थ समझ लीजिए। और दूसरा चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि नॉर्डिक भाषा और नॉर्स धर्म के कारण इसे ना नॉर्डिक देशों में रखा गया, इसी के कारण इसका नाम नॉर्डिक पड़ा है, ठीक है। तो नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश हैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है ये फिनलैंड आपको दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है स्वीडन, 2, तीसरा आपको ध्यान रखना नॉर्वे, चौथा ध्यान रखिएगा डेनमार्क, और 5वां ध्यान रखिएगा आइसलैंड। ये 5 देश हैं, कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ये जो आपके देश हैं ये है ये आपके नॉर्डिक देश है।
अच्छा, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है ना, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार, निवेश, ग्रीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन और शांति जैसे जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था। और दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था 2022 में। और ये दोनों कहां पर स्थित है? दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क में स्थित है। कहां पर स्थित है? दोनों ही जगह जो है वो आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क में स्थित है। कहां पर? डेनमार्क के अंदर। ये डेनमार्क देश के अंदर स्थित है, दोनों देश। तो पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण सब याद रखिएगा। अब यहीं पे एक और आपको ध्यान रखना है, एक होता है स्कैंडेवियन देश। पढ़ा नाम आपने स्कैंडेवियन? चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। स्कैंडेवियन कंट्री की अगर हम बात करें, देशों की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर 3 देश हैं। देखिए, नॉर्डिक देश के अंदर 5 देश हैं। स्कैंडियन के देश की बात करूं तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना 3 देश है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, ये जो नॉर्वे है। दूसरा ध्यान रखिएगा कौन सा, स्वीडन। और तीसरा ध्यान रखिएगा ये डेनमार्क। समझ में आया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रायद्वीप है। और ये कौन सा प्रायद्वीप है? प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। ये जो प्रायद्वीप है, ये इस प्रायद्वीप का नाम है स्कैंडियन प्रायद्वीप। इसीलिए इस प्रायद्वीप पे बसे हुए देशों को स्कैंडियन देश कहा जाता है। समझ में आया? तो आपको नॉर्डिक और स्कैंडियन देश के अंदर अंतर ध्यान रखिएगा। नॉर्डिक में ये 5 कंट्री आएंगी और स्कैंडियन में कितनी आएंगी? तो आपको ध्यान रखना 3 कंट्री आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया स्कैंडियन वाला, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दस्तलीक की अगर मैं बात करूं तो ये अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास है, ये अभी शुरू हुआ है। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अगर मैं बात करूं तो इस बार इसका 6वां संस्करण है ना। और इसका आयोजन 16 तारीख को शुरू हुआ है, 28 तारीख तक चलने वाला है अप्रैल में। और कहां पर हुआ है? तो पुणे के औंध में हुआ है। तो पुणे आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र का पुणे। ठीक है। किस किस के बीच? दस्तलीक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से जाट बटालियन का नाम, ये दिमाग में बिठा करके रखिएगा, जाट बटालियन की भारत की तरफ से जाट बटालियन के 60 अधिकारी जो है, 60 ऑफिसर इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो ये अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार इसका आयोजन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, यानी पहले संस्करण का आयोजन कहां पर? उज्बेकिस्तान में हुआ था। अच्छा, 5वें संस्करण की बात करें यानी 2024 में जो पिछली बार हुआ था, वो आपको ध्यान रखना है, वो 5वां संस्करण था। और वो भी कहां पर? उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। इसमें होता क्या है कि एक बार उज्बेकिस्तान में होगा और एक बार इंडिया में होगा। ठीक है, एक बार भारत में, फिर एक बार उज्बेकिस्तान में। तो पहला उज्बेकिस्तान में हुआ था, दूसरा भारत में, तीसरा उज्बेकिस्तान में, चौथा भारत में, 5वां उज्बेकिस्तान में, अब जो 6वां है ये फिर से भारत में। अगली बार फिर उज्बेकिस्तान में ये युद्ध अभ्यास होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। भारत के 52वें सीजीआई कौन बने? यानी हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे भारत के। तो भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे जस्टिस बी आर गवई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो है ये है जस्टिस बी आर गवई। ये इमेज मैंने इसलिए लगाया ताकि आप एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। ट्रिक क्या है? ये बी आर अंबेडकर को आप देख पा रहे हैं, किसको? बी आर अंबेडकर को, है ना। और ये है बी आर गवई। तो बी आर गवई और बी आर अंबेडकर, आप अब याद करने में आपको आसानी रहेगी, है ना, नाम के अंदर बी आर है। तो जस्टिस बी आर जो गवई हैं, ये बनेंगे 52वें मुख्य न्यायाधीश। अब एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, अभी वर्तमान में कौन है 51वें नंबर के, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो है संजीव खन्ना। अब संजीव खन्ना की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा, संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो 13 मई को क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना, एंड हो रहा है। इनका कार्यकाल अब यहां पर खत्म हो जाएगा 13 मई को। तो 14 मई से जो कार्यभार संभालेंगे वो बी आर गवई संभालेंगे। बी आर गवई के पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम क्या है इनका? भूषण राम कृष्ण गवई।
भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 13 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 14 मई से बी.आर. गवई जो है वो अपना कार्यकाल है संभालेंगे। ठीक है, वहीं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बात करूं तो ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो बनने वाले हैं वो बी.आर. गवई बनेंगे और 52वें नंबर के बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, कुछ स्टैटिक जीके की बात करते हैं, पीवाईक्यू की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, जो हमारे भारत के संविधान में जिसकी व्याख्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, तो ब्रिटिश काल में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी कलकत्ता के अंदर। याद है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो, आपके सिलेबस में है ये चीज, आपने पढ़ा होगा। तो कलकत्ता में 1773 एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, है ना, भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की। और इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, यानी कि टोटल 3 न्यायाधीश होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश सहित 3 न्यायाधीश होते थे। तो ये तो ब्रिटिश टाइम की बात हो गई। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना था कि अगर यहां पे अगर आप मतलब कोई भी इंसान अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो जो इंग्लैंड यानी जो ब्रिटिश काल में जो उसका सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो है ना, यहां पे अगर आप चाहें तो अपील कर सकते हैं इससे ऊपर जाकर के प्रीवी काउंसिल में, मतलब यहां ब्रिटिश जो न्यायालय है यहां पर जाकर के। अब यहां पे हम बात करते हैं, ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं जिसका संविधान में उल्लेख है। तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि संविधान जो है इसी दिन लागू हुआ था। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हीरालाल जे कानिया का नाम आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए अगर आपसे, तो फातिमा बीवी का नाम ध्यान रखिएगा। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्यों, क्योंकि इनका निधन हो गया था, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला है, मतलब पद्म भूषण मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है। अभी तक भारत में महिला न्यायाधीश तो बनी है पहली, लेकिन महिला न्यायाधीश में कोई मुख्य महिला न्यायाधीश अभी आज तक नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य महिला न्यायाधीश कभी आज तक कोई नहीं बना है। एक इंसान है जो बन सकता है आने वाले टाइम में, और उसका नाम है जस्टिस नागरत्ना। नागरत्ना जो है वो आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके अंदर वरिष्ठता देखी जाती है और वरिष्ठता के आधार पर अगर देखा जाए तो नागरत्ना का नंबर लग सकता है, वो बन सकती हैं इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अभी तक आपको ध्यान रखना कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। ठीक है, अच्छा, वहीं पे हम बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसका रहा है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके पिताजी हैं वाई.वी. चंद्रचूड़ जो कि 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे। वो उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। अब इनका कार्यकाल कितना लंबा था, तो आपको ध्यान रखना है 7 साल। ठीक है, और 4 महीने इनका कार्यकाल चला था। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसका था, तो कमल नारायण सिंह का, जो कि 22वें मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। इनका कार्यकाल जो था वो मात्र 17 दिन का कार्यकाल था। और अगर हम बात करें यहाँ पे जस्टिस बी.आर. गवई की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा ये 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, है ना। और इनका जो कार्यकाल होगा ना, वो आपको ध्यान रखना लगभग 7 महीने का कार्यकाल होगा जस्टिस बी.आर. गवई का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है केरल का नाम, ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। अच्छा, डिजिटल साक्षर राज्य का मतलब क्या है,
इसका मतलब समझिए ध्यान से। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हर व्यक्ति डिजिटल डिवाइस का प्रयोग कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो डिजिटल डिवाइस के तौर पे मैं स्मार्टफोन का एग्जांपल दे रहा हूं। यानी स्मार्टफोन का यूज करके वॉइस कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना है वो भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है उनको यूज कर सकता है इंसान, है ना। और बात करें तो जो आजकल आपको पता ही है ना, सब लोग क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, यूपीआई से पैसा दे रहे हैं, तो वो सब भी यहाँ के लोग जो है वो कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, सोशल मीडिया हो गया, है ना, फोन कॉल लगाना, वीडियो कॉल लगाना, ये सब चीज जो है वो यहाँ का हर व्यक्ति कर सकता है। इसलिए भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन चीजों के लिए ही 2022 में ना केरल सरकार ने क्या किया था, एक डीजी केरल प्रोग्राम चलाया था। क्या चलाया था? डीजी केरल प्रोग्राम चलाया था। और ये प्रोग्राम था क्या? ये प्रोग्राम यही था कि लोगों को डिजिटली रूप से साक्षर किया जाए। आज भी अगर आप देखेंगे अपने यहाँ पर, तो हमारे घर में जो हमारे दादाजी हैं या हमारे, अगर आप मतलब देखेंगे तो आपके पिताजी भी मतलब नॉर्मल फोन का यूज कर पाते होंगे। वो बहुत सी चीजें अपने स्मार्टफोन में वो नहीं कर पाते होंगे जो आप लोग यूज कर पाते हैं, है ना। और अगर थोड़ा सा और एक जनरेशन ऊपर जाया जाए तो दादाजी या दादी जी की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो उनको शायद ही फोन चलाना आता होगा डिजिटल। वो कीपैड वाला फोन यूज कर पाते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चला पाते होंगे, और बहुत से लोग हैं जो डिजिटल रूप से साक्षर हो गए हैं, वो लोग यूज कर पाते होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए केरल ने प्रोग्राम भी चलाया था, और इस प्रोग्राम का नाम था डीजी केरल प्रोग्राम। इसके अंदर यही किया जा रहा था कि डिजिटल रूप से साक्षर किया जाए हर व्यक्ति को। तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो अकोदरा नाम ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर? गुजरात के सांबरकाठा जिला में स्थित है ये। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं केरल से रिलेटेड और डिजिटल चीजों से रिलेटेड। तो भारत का पहला, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, ये भी हाल ही में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको ध्यान रखना केरल बना है। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो अदालत तक जिनकी पहुंच नहीं है, है ना, उन लोगों को भी न्याय व्यवस्था से वंचित नहीं रहना है। उन लोगों को भी डिजिटली माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से उनकी जो शिकायतें हैं उनको जो न्याय दिलवाना है, वो न्याय उनको डिजिटली रूप से, है ना, जो लोग नहीं आने में सक्षम है, जंगलों में रह रहे हैं, है ना, आदिवासी लोग हैं, बहुत से ऐसे दूर दराज में रहते हैं जो पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा शुरू की है। और भारत का पहला ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल बना है, और अभी हाल की लेटेस्ट न्यूज है ये। फिर बात करें भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो केरल बना है। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत, एक एक वर्ड ध्यान रखिएगा, एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत की बात कर रहे हैं, यहां पे पंचायत की बात कर रहे हैं। तो पुल्लम पारा पंचायत जो कि केरल की पंचायत है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी केरल से रिलेटेड है। केरल की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, है ना, सबसे दक्षिण में साइड में यहाँ पे यही है आपका केरल राज्य। तो यहाँ पे पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछा जाए तो केरल, पंचायत पूछी जाए तो केरल की पंचायत है, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य पहला जो भारत का है वो भी यही बना है। ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज, अभी केरल ने वरिष्ठ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भी पहला राज्य कौन बना है? तो वो केरल बना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष की बात कर रहे हैं, यानी मेंस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, है ना। ये जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसे कौन जीता है? तो इसे जीता है पंजाब ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पंजाब ने किसको हरा करके जीता है? तो मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है, और पंजाब ने इसको 5वीं बार जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन हुआ है वो 4 से लेकर के 15 अप्रैल तक इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी का नाम आपने सुना होगा, है ना। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है।
ठीक है। 2024 में जो है वो उड़ीसा जीता था। अभी 2025 में कौन जीता है इसको? पंजाब जीता है, मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है। पहला संस्करण कब हुआ था? ये तो 15वां संस्करण है ना। पहला संस्करण आपको ध्यान रखना 2011 में हुआ था, जिसे हरियाणा ने जीता था। तो ये तो हो गया आपका 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, ये तो मेंस वाला हो गया, एक मैंने पढ़ाया था वुमेन्स यानी महिला नेशनल चैंपियनशिप। सेम यही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप यानी वुमेन्स वाले की बात कर रहे हैं। ये मेंस वाला ध्यान हो गया आपको, पंजाब जीता है मध्य प्रदेश को हरा करके। फिर बात करते हैं यहां पर, आइए 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और विजेता कौन है? तो झारखंड विजेता है, हरियाणा को हरा करके झारखंड ने जीता है। ये देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कब, मार्च में 1 से लेकर के 12 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर। और जीता किसने था इस 15वें संस्करण को? तो झारखंड की महिला टीम ने इसको जीता है। याद आया? तो दोनों चीजें दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि आयोजन कहां पर हुआ है और किसने जीता है। तो पुरुष वाला जो जीता है वो पंजाब ने जीता है ना। महिला वाला जो जीता है वो झारखंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसे जीता किसने है, तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैं बात करूं तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है जापानी गैस्ट्रो एंटरोलॉजी द्वारा, समुदाय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। एआईजी हॉस्पिटल हैदराबाद के ये क्या है? अध्यक्ष हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी 2025 में पद्म जो विभूषण दिया गया था वो 7 लोगों को दिया गया था, याद है? और उन 7 लोगों में एक नाम किसका था? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी का था। तो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीनों पद्म पुरस्कार पाने वाले ये भारत के पहले मेडिकल डॉक्टर हैं। कहने का मतलब इन्हें पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री इनको कब दिया गया था? तो 2002 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2016 में इनको पद्म भूषण मिला था। और पद्म विभूषण की बात करूं अगर मैं, तो इनको मिला है 2025 में। इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। इन्हीं को टोक्यो में लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार जो है ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की शून्य गरीबी योजना का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पहली चीज तो ये कि देखिए, उत्तर प्रदेश रिलेटेड जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ की, चाहे पीसीएस की, तो ध्यान रखिएगा उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपी स्पेशल के तौर पर करंट अफेयर्स में। तो उत्तर प्रदेश की एक योजना है शून्य गरीबी योजना। अब ये जो शून्य गरीबी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का पूर्ण उन्मूलन करना। और इस योजना का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा BR अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अंबेडकर जी की 135वीं जयंती, ठीक है, कब? 135वीं जयंती, मैंने आपको बताया अभी कुछ दिन पहले ही कि 14 अप्रैल को हमने इनकी जयंती मनाई थी। ठीक है, 135वीं जयंती पर 14 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की, है ना। किस लिए? तो बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने ये घोषणा की और इस शून्य गरीबी योजना का नाम बदल करके BR अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, बाबा साहब के सम्मान में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? यानी वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है अटलांटा एयरपोर्ट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अटलांटा एयरपोर्ट की बात करूं तो ये अमेरिका का एयरपोर्ट है और ये सबसे नंबर 1 पर है। दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर कौन है? तो अटलांटा एयरपोर्ट है। नंबर 2 पे आपका दुबई एयरपोर्ट आ जाएगा। क्या इसके अंदर भारत का
का कोई शामिल है? तो बिल्कुल, दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में भारत का एक एयरपोर्ट शामिल है और वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली वाला, है ना। आपको ध्यान रखना, जो दिल्ली में है, आईजीआई एयरपोर्ट के नाम से हमको जिसको जानते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ है इस टॉप 10 जो आपका बिजिएस्ट एयरपोर्ट की जो लिस्ट है। किसने जारी किया है? तो एसीआई वर्ल्ड ने जारी किया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा स्काई ट्रैक्स ने। स्काई ट्रैक्स की बात करूं तो अभी स्काई ट्रैक्स ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, यानी इसने क्या किया था, एक वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की घोषणा की थी। यानी सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। पढ़ा है आपने? बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बिल्कुल याद भी होगा। तो स्काई ट्रैक्स जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 है, उसके अंदर बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला? चांगी एयरपोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए स्काई ट्रैक्स के अनुसार बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। और अगर पूछा जाए एशियाई वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त मतलब बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला, तो वो है अटलांटा एयरपोर्ट अमेरिका का। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसे किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसे अभी हाल ही में सीबीआई ने लॉन्च किया है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना कब होती है? 1963 में स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अभी महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रवीण सूद जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर है और वही इसके क्या है? महानिदेशक हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन चक्र 5 जो है सीबीआई ने, मतलब चक्र जो 5 है, ये ऑपरेशन इसको चालू किया है, तो क्यों किया है? तो आजकल आपने बहुत सी स्कैम सुने होंगे, डिजिटल स्कैम। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट वाली जो घटना बढ़ रही है ना बहुत ज्यादा, कि मतलब डिजिटल अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट कैसे डिजिटल किया जाता है ना। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक वीडियो कॉल आया आपके पास, उस वीडियो कॉल में आपको मतलब जैसे ही आपने वीडियो कॉल उठाया, आपको दिख गया यहाँ पे कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसके अंदर उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी है, और वो सीधा फोन उठा करके क्या कह रहा है आपसे कि ये आपका फोन नंबर है, आपका एक पार्सल है जिसको हमने मतलब जब्त किया है ना, जिसके अंदर ड्रग्स रखा हुआ है। अब आप तो सीधी सी बात है, घबरा जाएंगे, है ना। ऐसी कंडीशन में बहुत लोगों के साथ ऐसे ही फ्रॉड हुआ है। और सीधी सी बात है, अगर सामने पुलिस ड्रेस में कोई इंसान बैठ करके वीडियो कॉल कर रहा हो और आपकी डिटेल आपको ही बता रहा हो, और डिटेल लेना बहुत आसान बात है। आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, आप अपना फोन नंबर दे देते हैं, है ना। कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं, कोई भी टिकट कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपना आधार कार्ड जरूर देते हैं। जरूरत पड़ती है, देना पड़ता है, मजबूरी है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है कि वो कुछ डिटेल्स जो है वो आपकी उनके पास चली जाती है। उसी डिटेल को ना क्या करते हैं वो लोग, आपके ऊपर आजमाते हैं, और आपको लगता है कि हाँ भैया इनको सब कुछ पता है, ये तो मतलब जानते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं, और आप इसके अंदर फंस जाते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये क्या करेंगे ना, पुलिस भी बन जाएंगे साथ में। आपको पता ही आजकल ऑनलाइन जो कोर्ट रूम चलता है, तो बोल देते हैं कि भैया ये कोर्ट है, यहीं पे अभी जज साहब आएंगे, यहीं फैसला करेंगे, आपको जाना नहीं है, आपको कॉल नहीं कट करना है। अगर आपने कॉल कट किया तो सीधा आपको घर से उठा लेंगे, तो आपको भी लगता है कि अरे बड़ी बदनामी हो जाएगी। ऐसे ही करके डरा धमका करके, है ना, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। आपके बैंक अकाउंट कहते हैं हम फ्रीज कर रहे हैं, अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो आप एक दूसरा अकाउंट दे रहे हैं, उसके अंदर सारा पैसा आप ट्रांसफर कर लीजिए अगर आपको यूज करना है, क्योंकि हम आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देंगे। ऐसे बहुत से मतलब केसेस में ऐसा हुआ है, और वो फिर बैंक अकाउंट में जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, वो पैसा जो है लेकर के फरार हो जाते हैं, या फिर आपसे कहते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका सेटलमेंट कर देंगे। तो मतलब ये चीजें जो है इसी टाइप की जो स्कैम हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन है ना। जो भी डिजिटल स्कैम हो रहे हैं उसके लिए इस ऑपरेशन को चलाया है किसने? तो सीबीआई ने चलाया है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और ऑपरेशन अभी मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है कि अभी 28 मार्च को मैंने आपको बताया था, 28 मार्च को म्यांमार में भूकंप आया था। क्या आया था? म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, और भारत ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए म्यांमार में एक ऑपरेशन चलाया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस ऑपरेशन का नाम। मैंने पढ़ा रखा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो ऑपरेशन कौन सा है जो म्यांमार में भूकंप आने के लिए भारत ने चलाया है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, रिवाइज भी करवाया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए,
है ना। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला जो पहला राज्य बना है वो तेलंगाना बना है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है ना। कमेंट्स बॉक्स में बहुत से बच्चों ने आंसर दिए थे, जैसे मैं बात करूं खुशबू नेतम, पंकज कुमार सिंह, केवी चावड़ा, अमित निनोरिया, ऋषभ झा, संगीता जैन, है ना, प्रियंका राजगुप्ता, डीएलएड डायरी, ऐसे करके बहुत से बच्चों ने जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। चलिए, आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन है टुडे क्विज के अंदर कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला जो है वो किस राज्य में रखी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना। और हाँ, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना। एज इट इज आपको ऐसे ही इमेज की जो पीडीएफ जो लगी हुई है, ये जो मैंने पढ़ाया सब कुछ ऐसे एज इट इज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में।